अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चला क्विज नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर था EBQ। EBQ आपका होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हम थोड़ा सा ये एक चीज़ आप लोग जान लें कि जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है ना, आपने अभी तक पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो होती है आपकी कमर्शियल ट्रेडर्स के लिए। जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ना, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए। जो कंपनी खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो आपका यूज़ करती हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। उन्हें मालूम करना होता है कि मैं एक प्रोडक्शन जब रन करूँ तो मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम आए। चलिए सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इसके अंदर था क्या, सीधा शो द ऑप्टिमम बैच साइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स इफ, जो आपका जो भी आंसर है कह रहा है, इफ द रिजर्व्स डिफर्स फ्रॉम द प्रेजेंट पॉलिसी कैलकुलेट द एनुअल सेविंग्स या लॉसेस टू बी मेड बाय KSM लिमिटेड फ्रॉम परस्यूइंग द ऑप्टिमल पॉलिसी। और इसका पार्ट भी था एडवाइस KSM लिमिटेड ऑन द करेक्ट साइज ऑफ ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ वाई। आपके पास थी दो चीजें। अब चलो हम सवाल पढ़ते हैं इसके अंदर है क्या। सवाल के अंदर कह रहा है कि KSM लिमिटेड इज एक्सपीरियंसिंग सम स्लाइट प्रॉब्लम्स कंसर्निंग 2 स्टॉक आइटम्स सोल्ड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी 2 आइटम सोल्ड करती है। फर्स्ट ऑफ दिस आइटम इज प्रोडक्ट एक्स, मतलब पहला आइटम आपका है प्रोडक्ट एक्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय KSM, मतलब हमारी खुद ही कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। The annual demand for X is 4,000 units, which is met by production taking place 4 times per year in batches of 1000 units। मतलब मैं 1000 यूनिट्स करके 4 दफ़ा प्रोडक्शन रन चलाता हूँ पूरे साल में, तो 4000 यूनिट्स मेरे बन जाते हैं। अब ये कह रहा है वन ऑफ द रॉ मटेरियल इनपुट टू प्रोडक्ट एक्स इज प्रोडक्ट डी विच इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय KSM। मतलब एक और प्रोडक्ट डी भी एक कंपोनेंट है जो मैं प्रोडक्ट एक्स के लिए यूज करता हूँ, वो भी मेरा कौन मैन्युफैक्चर करता है, मैं खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा होता हूँ। फिर कह रहा है प्रोडक्ट डी इज द फर्म मेजर प्रोडक्ट एंड इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मेरे लिए इतनी कोई रेलिवेंट बात नहीं है ये। फिर ये मुझे कह रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी सफिशिएंट टू मीट इन फुल ऑल डिमांड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ डी। मतलब प्रोडक्शन ऑफ डी में कितना ही प्रोड्यूस करूँ, मेरे पास कोई इसके अंदर कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई इसके अंदर मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं जितने चाहूँ उसको मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड डी आर। प्रोडक्ट एक्स के लिए कह रहा है कि रॉ मटेरियल एक्सटर्नल सप्लायर से आप लोगे 13 रुपये का। डी की स्टैंडर्ड कॉस्ट यही वाली जो 22 रुपये है, यही वाली इन्होंने यहाँ पर 22 रुपये लगा दी है। फिर एक लेबर अनस्किल्ड आपका आता है, ये आपके पास पर यूनिट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट है। फिर आपका लेबर आ जाता है अनस्किल्ड कितने का, 7 रुपये का। 9 रुपये का आपके पास आ जाता है स्किल्ड लेबर। फिर आपके पास आता है वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपये का और फिक्स ओवरहेड 4 रुपये का। इसी तरह प्रोडक्ट डी में 8 रुपये का रॉ मटेरियल एक्सटर्नल सप्लायर से है, ये तो आपका 0 ही होगा क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सेल रेलेवेंट थी। लेबर अनस्किल्ड 4 रुपये का लगता है पर यूनिट पे, स्किल्ड लेबर 5 रुपये का, फिक्स ओवर आपके वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपये के और फिक्स ओवरहेड 2 रुपये के। अब कह रहा है इंक्लूड इन द फिक्स ओवरहेड फॉर एक्स आर सेटअप कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन रन। द कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द प्रोडक्शन आर। मतलब बेटा देखो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड की बात हो गई और कोई मुझे फिक्स ओवरहेड की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जिसके लिए मैं इसको रेलेवेंट समझूं, तो ये फिक्स ओवरहेड मेरे लिए इररेलेवेंट होगा। जो आपने क्विज 2 किया था उसके अंदर मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि फिक्स कॉस्ट कंपनी की पॉलिसी थी कि वो यूनिट के साथ करता है, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ मेंशन नहीं हुई थी। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इन रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द प्रोडक्शन रन आर। मतलब कोई भी साइज हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप है। बस एक बात याद रखो, EOQ में और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। यहाँ पर आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे आपका होती है सेटअप कॉस्ट। अब यहाँ पे सेटअप कॉस्ट में क्या है, आपका 66 रुपये का लेबर लग जाता है और मशीन पार्ट 70 रुपये के लग जाता है। अब कह रहा है द मशीन पार्ट रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन कैरीड आउट टू द मशीन ऑन विच एक्स इज प्रोड्यूस्ड। द पार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर ओनली 1 रन irrespective of the run length and are destroyed by replacement or reinstatement of the machine। मतलब बेटे जब मैं एक दफ़ा इस मशीन को जब मैं इसके अंदर रन कर रहा होता हूँ ना, तो ये मशीन के पार्ट्स एक ही दफ़ा लगते हैं। मैं हमेशा जब भी दूसरा बैच स्टार्ट करूँगा, पुराने वाले को मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, रीइंस्टेटमेंट हो जाएगी। फिर कह रहा है देयर आर नो सेटअप कॉस्ट एसोसिएटेड विद डी। मतलब डी के अंदर में कोई भी सेटअप कॉस्ट नहीं है। आगे मुझे क्या कह रहा है ये, आगे मुझे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग
स्टॉक इज 15% पर एनम। ये मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग कॉस्ट के लिए कह रहा है ईच यूनिट ऑफ एक्स इन स्टॉक रिक्वायर्ड 0.40 स्क्वायर मीटर ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड यूनिट्स कैन नॉट बी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, मतलब मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है कि 0.40 स्क्वायर मीटर आपकी एक होल्डिंग होती है। कह रहा वेयर हाउस रेंट इज ₹20 पर एनम पर स्क्वायर मीटर। ये पर एनम पर स्क्वायर मीटर आपको दे दिया ₹20 एंड KSM इज ओनली रिक्वायर्ड टू पे फॉर स्टोरेज स्पेस यूज एक्चुअली यूज, मतलब फिक्स नहीं है, जितना मैं यूज करूंगा उतना ही मुझे यहाँ पे आपको काम आएगा। फिर कह रहा है KSM इज नॉट वर्किंग टू फुल कैपेसिटी एंड आइडल टाइम पेमेंट इज बीइंग मेड टू ऑल ग्रेड्स ऑफ लेबर एक्सेप्ट अनस्किल्ड वर्कर्स। मतलब बहुत ज़्यादा आइडल टाइम पड़ा हुआ, कोई भी ग्रेड के वर्कर को हमको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दे रहे हैं एक्सेप्ट अनस्किल्ड वर्कर। आगे कह रहा है अनस्किल्ड लेबर इज नॉट गारंटेड अ मिनिमम वीकली वेज एंड इज पेड ओनली ऑन वर्क कैरिड आउट। मतलब बेटा अनस्किल्ड लेबर है, उसका जब हमसे काम लेते हैं ना तभी हम उसको पे करते हैं, बाकी हमारे पास आइडल टाइम में कोई फुल कैपेसिटी आइडल टाइम पेमेंट हम ऑलरेडी लोगों को दे ही रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर मुझे ये आ गया कि जो अनस्किल्ड है ना ये मेरे लिए रेलिवेंट लग रहा है और स्किल्ड लेबर वो इररेलेवेंट है, क्योंकि बेटा स्किल्ड लेबर को तो मैं वैसे ही आइडल टाइम के पैसे दे रहा हूँ, वो मुझसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते। मतलब स्किल्ड लेबर मेरे किसी काम का नहीं है, इररेलेवेंट है। फिर ये मुझे कह रहा है द सेकेंड स्टॉक आइटम, पहले मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर लूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी खाली प्रोडक्ट एक्स के लिए। अब प्रोडक्ट एक्स के लिए बेटा मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट एक्स के लिए बेटा मेरा वही सेम फॉर्मूला है। क्या होता है आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी आपकी वही होगी, आपका जो फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वही आ जाएगी, डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट की बजाय मैं लिखूंगा यहाँ पे बैच की सेटअप कॉस्ट, बैच सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय इसकी हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट। मगर बेटा मुझे होल्डिंग कॉस्ट के लिए पहले मुझे एक रेलिवेंट अमाउंट चाहिए एक्स की, ठीक है, ताकि एक्स की और डी की मैं एक रेलिवेंट अमाउंट निकाल लूँ जो मेरे कॉस्ट यूनिट की पड़ेगी, ताकि मैं 15% से लगा लूँ और बाकी मेरे पास ये 0.40 स्क्वायर मीटर्स का और बाकी एक बैच क्वांटिटी है। बेटा बैच क्वांटिटी में खाली एक ही चीज़ है, देखो जो लेबर स्किल्ड है ये तो मेरे किसी काम की नहीं है, ये मेरे लिए है इररेलेवेंट। ये काम की स्किल्ड लेबर को तो मैं वैसे ही पैसे दे रहा हूँ। मशीन पार्ट्स मेरे 70 के, तो मेरे ख्याल से जो बैचअप की जो सेटअप कॉस्ट है ना वो मेरी कितनी लगेगी आपकी, बैच सेटअप कॉस्ट इज 70 जो है आपके खाली मशीन के पार्ट्स। बाकी आपके आ गई होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आपके पास दो चीज़ें हैं एक तो आपके पास है स्टॉक का जो 15% का, पर उसके लिए बेटा मुझे ना उसकी रेलिवेंट परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले मैं निकाल लूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या पड़ती है। सबसे पहले है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेटा मेरे पास दोनों है, एक्स का भी आएगा मेरे पास कितने का, 13 रुपये का एक्सटर्नल सप्लायर से ले रहा हूँ, और मेरे पास डी का भी आएगा कितना, 8 रुपये का। लेबर अनस्किल्ड, जी सर लेना है मुझे लेबर अनस्किल्ड लेबर लेना है एक्स का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डी का प्रोडक्ट एक्स पे मेरा कितना लगता है सर, मेरा लगता है 7 रुपये का, और सर मेरा यहाँ लगता है 4 रुपये का डी पे। स्किल्ड लेबर सर मैं इग्नोर करूँगा, मेरे किसी काम का नहीं है, इग्नोर। फिक्स ओवरहेड ही मैं इग्नोर करूँगा। बाकी वेरिएबल ओवरहेड मेरे पास कितना है, वेरिएबल ओवरहेड एक्स एंड डी वो है सर मेरे पास 5 रुपये और सर 3 रुपये का। सर बाकी मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो रेलिवेंट कॉस्ट पर यूनिट जो आती है, रेलिवेंट कॉस्ट जो मुझे पर यूनिट पड़ती है वो पड़ती है सर 40 रुपये की पर यूनिट, ठीक है। अब सर जब मेरे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है पहले तो मैं इसका फाइनेंसिंग निकालूँ सर, 40 मल्टीप्लाई बाय 15%, सर 15% ही है मेरे पास, जी सर। बाकी मेरे पास क्या है सर, बाकी है मेरे पास 20 रुपये पर यूनिट पर एनम मेरा स्क्वायर मीटर का रेंट होता है, और एक यूनिट 0.40 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करेगा। तो सर इन दोनों को मैं एडअप करूँ तो सर ये आ जाता है 14। अब देखो बेटा मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई, रेलिवेंट जो मुझे चाहिए थी मेरे पास ये 14 रुपये आ गए और मेरे पास ये 70 रुपये आ गए। मैं बेटा फॉर्मूला में इसको पुट इन कर दूँ, जी सर फॉर्मूला में पुट इन कर दें। सर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मेरे पास आप ले आए, सर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मेरे पास कितनी है सर, 2 × 4000, जैसा 4 साल के 4000 यूनिट्स है ना, ये रहा आपके सबसे पहले आपको दी हुई थी एक्सेस 4000 एनुअल डिमांड।
ठीक है सर। बाकी आपके पास जो बैच की जो सेटअप कॉस्ट है सर वो आई 70 रुपये की, और आपके पास जो होल्डिंग कॉस्ट आ गई वो आ गई सर 14 रुपये पर यूनिट पर एनम। तो सर आपके पास इकोनॉमिक जो बैच की जो क्वांटिटी है सर वो बन रही है 200 यूनिट्स की। मतलब सर अभी मेरे पास, मैं पहले बना रहा था हजार यूनिट्स का एक बैच अप करके 4 दफ़ा, अब मेरे पास सर ये आ गया है कितना, 200 यूनिट्स का। तो सर जब मेरे पास जो पार्ट बी की जो रिक्वायरमेंट है इसका क्या था, इफ दिस डिफर्स फ्रॉम द प्रेजेंट पॉलिसी, अगर प्रेजेंट पॉलिसी से डिफर करता है, कैलकुलेट द एनुअल सेविंग या लॉसेस टू बी मेड बाय केएसएम लिमिटेड फ्रॉम परसुइंग द ऑप्टिमल पॉलिसी। चले सर इसको देख लेते हैं मेरे पास क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब सर मैं पहले देखता हूँ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मेरे पास क्या है सर, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। सर मेरा खर्चा कितना हो रहा था सर, मेरे पास परचेज प्राइस का कोई फर्क तो आएगा नहीं, तो उसको मैं खाली अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट देखता हूँ। तो सर जो रेलिवेंट सेटअप कॉस्ट थी, रेलिवेंट सेटअप कॉस्ट जो मुझे पड़ रही थी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, वो कितनी पड़ी थी सर, 4000 मेरे पास टोटल एनुअल डिमांड है, और मैं हजार यूनिट्स करके अगर बनाता तो ये 4 सेटअप लगते हैं, और पर सेटअप पे मेरा कितना रेलिवेंट कॉस्ट है सर, 70 रुपये की लगती है। तो सर ये मेरे पास आता है 280 रुपये का। और सर मेरे पास रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट जो होती, होल्डिंग कॉस्ट कितनी होती सर, मैं अगर 1000 यूनिट्स मंगवा एक साथ अगर बनाता तो सर ऑन एन एवरेज मेरे पास 500 यूनिट्स पड़े हुए होते स्टोरेज के अंदर, और 14 रुपये पर यूनिट पे मेरी होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है। तो सर ये हो गए 7000, तो सर ये बन गए मेरे 7280 रुपये। सर अब क्या होगा अगर मैं न्यू पॉलिसी पे जाता हूँ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी वाली पॉलिसी पे जाता हूँ, ऑप्टिमम पॉलिसी जो मेरी है, तो सर मेरे पास जो रेलिवेंट सेटअप कॉस्ट है मेरी लाजमी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मेरे ज़्यादा बैच लगेंगे। सर मेरा आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 200, तो सर ये आपका कितना आएगा सर, 20 दफ़ा मुझे आपका ये करना पड़ेगा, और 70 रुपये एक दफ़ा की बात है, तो सर ये आ गया मेरे पास 1400 रुपये। और सर मेरे पास जो रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है, आपके पास जो रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है तो वो कितनी होगी सर, अगर 200 यूनिट होंगे मेरे पास एक साथ में बनाऊंगा तो ऑन एन एवरेज मेरे पास 100 यूनिट होंगे गोदाम में, और 14 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। तो सर ये भी मेरे पास कितना आ गया सर, 1400 रुपये। तो सर ये मेरे पास आ गया 2800 रुपये। तो सही मुझे क्या कहा था, एनुअल सेविंग, सर सेविंग ये हो रही है, मैं अगर इस पर जाऊँगा तो 2800 का खर्चा है, पहले मैं 7280 का था, तो ये एनुअल सेविंग मेरे पास कितनी हो जाएगी, एनुअल सेविंग आपके पास आ गई 7280 माइनस 2800, तो आपका एनुअल सेविंग आ गई 4480 रुपये की। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है सर, ये आपका था पार्ट ए। ये पार्ट ए मैंने आपको यहीं से शुरू कर दिया था, ये पार्ट ए था। जैसा पार्ट बी में क्या कह रहा है, एडवाइस केएसएम लिमिटेड ऑन द करेक्ट साइज ऑफ ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ वाई। चलिए सर देखते हैं वाई में क्या कहानी है। इधर मैं इसका पार्ट डाल देता हूँ बी, इसको अलग कलर से भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। जैसा वाई की कहानी मेरे पास एक छोटी सी है। वाई की कहानी मुझे कह रहा है ये, द सेकेंड स्टॉक आइटम कॉजिंग कंसर्न इज प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई इज परचेज बाय केएसएम फॉर रीसेल एंड द एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट। मतलब बेटा मैं ये बाहर से ही खरीद रहा हूँ और मैं इसको रीसेल, मतलब ट्रेडिंग कंसर्न है मेरा पूरा का पूरा ये। तो ये एनुअल डिमांड है 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट की एनुअल डिमांड है। कह रहा है इंक्रीमेंटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आर 100 पर ऑर्डर, ये इंक्रीमेंटल है, सही है। एंड द नॉर्मल यूनिट कॉस्ट ऑफ वाई इज ₹20, अगर नॉर्मल यूनिट की कॉस्ट 20 है। हाउएवर सप्लायर ऑफ वाई आर नाउ ऑफरिंग डिस्काउंट्स फॉर लार्ज ऑर्डर्स। डिटेल्स क्या है, मगर बेटा अगर 1 यूनिट से लेके 999 यूनिट तक मंगवाता हूँ तो मुझे नॉर्मल प्राइस 20 रुपये का पड़ जाएगा। अगर मैं 1000 से लेके 1999 यूनिट तक का ऑर्डर देता हूँ तो मुझे बेटा कितने का पड़ जाएगा, 19.8 का। और अगर 2000 और उससे ज़्यादा मंगवाऊँ तो बेटा मुझे कितना पड़ जाता है सर, ये मुझे पड़ जाता है आपका 19.6 रुपीज़ का। फिर कह रहा था परचेजिंग मैनेजर फीस दैट एडवांटेज शुड बी टेकन ऑफ डिस्काउंट and purchases should be made at ₹19.6 per unit using order for 2000 यूनिट्स और मोर। जो हमारा मैनेजर है वो भाई बड़ा जज्बाती हुआ उसने कहा भाई
2000 यूनिट से ज़्यादा ऑर्डर करो और 19.6 पे इसको आप खरीद लो। बाकी हमारा कह रहा है कि होल्डिंग कॉस्ट फॉर वाई आर कैलकुलेटेड एट ₹8 पर यूनिट पर ईयर एंड दिस फिगर विल नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी चेंज इन द परचेज प्राइस पर यूनिट। 8 रुपये मेरा पर यूनिट पर ईयर फिक्स्ड है, कोई मसला नहीं, मैं कितने पे भी परचेज करके आऊँ, ये मेरी एक अमाउंट फिक्स्ड आपकी हुई हुई है। इसके अंदर कह रहा है एडवाइस की एज एन यूनिट ऑन द करेक्ट साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ वाई। अब मुझे देखना है कि 2000 यूनिट्स के ऊपर मेरी क्या चीज़ आती है। फिर बहुत ही आसान है, चलो मैं इसका पहले EOQ निकाल देता हूँ। सर EOQ मेरा इजीली निकल जाएगा सर, इसका मेरा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि बेटा ये EOQ है क्योंकि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो सर मेरा क्या फार्मूला था, सो फार्मूला 2 × D × ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। और आपके पास डिमांड कितनी है सर, 10,000 यूनिट्स की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ से मुझे यहाँ पे दी हुई है, ये रही, कहाँ गई, ये रहा 100 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ₹100 पर ऑर्डर। आपका होल्डिंग कॉस्ट है 8 रुपये की और होल्डिंग कॉस्ट आ गई 8 रुपये की। तो बेटा मेरे पास ये जो EOQ आया वो आया कि मैं 500 यूनिट्स एक टाइम पे ऑर्डर करूँ। अब मुझे करना है एडवाइस। एडवाइस कैसे करना है, करेक्ट साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर द परचेज ऑफ वाई। एडवाइस करना है तो बेटा मुझे इसके अंदर पूरा सोल्यूशन दिखाना होगा कि मैनेजर क्यों गलत कह रहा है या क्यों सही कह रहा है। तो बेटा मैं इसका एक टेबुलर फॉर्मेट बनाता हूँ। टेबुलर क्या बनाऊँ मैं इसका, आपका एक यहाँ पे ले आता हूँ, कितना, ये आप क्या देंगे डिस्क्रिप्शन के परचेज कॉस्ट आ जाए। क्या क्या होता है बेटा, एक आपके पास होती है परचेज कॉस्ट, एक आपके पास होती है होल्डिंग कॉस्ट, एक आपके पास होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये आ जाएगा आपके पास टोटल। ये पर्टिकुलर्स आ गए आपके। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में कर रहा हूँ। अब जो करंट EOQ है, करंट EOQ जो है 500 यूनिट्स पे, मैं इसकी प्राइस देख लूँगा। बाकी आपको क्या है बेटा 1000 यूनिट्स पे ही मैं देख लेता हूँ कि 1000 यूनिट्स पे क्या चीज़ आ रही है। एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये इसकी ज़रूरत है नहीं। और बाकी 2000 यूनिट जो मेरा महान नया मैनेजर आ गया है, शायद MBA पास है, तो उसको मुझे बताना है। अगर सर मैं 500 यूनिट्स लेता हूँ तो सर अगर मैं 500 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ही जो आपका ये आता है 500 को मैं मल्टीप्लाई करूँ सर कितने से, 10,000 यूनिट से। ठीक है, तो मेरा प्यारा बच्चों यहाँ आ जाता है कितना, 2 लाख रुपए की परचेज कॉस्ट आ जाती है। होल्डिंग कॉस्ट सर मेरी कितनी हो जाती है सर, होल्डिंग कॉस्ट अगर सर मैं 500 यूनिट मंगाता हूँ ऑन एन एवरेज मेरे पास कितने का सर, 250 मतलब 8 रुपये की है पर यूनिट पर ईयर की। तो सर ये मेरे पास आ जाता है 2000 का। और सर मैं अगर 10,000 यूनिट है उसको डिवाइडेड बाय करूँ 500 से, मतलब बेटा मैं 20 ऑर्डर में मंगाऊंगा और पर ऑर्डर मेरे पास कितना है बेटा 100 रुपये का। तो सर यहाँ भी मेरी कितनी आ जाती है 2000। तो वहाँ पर टोटल कॉस्ट जो पड़ती है वो पड़ती है 2,04,000 की। और सर अगर मैं 1000 यूनिट मंगाऊँ, ठीक है, 1000 में मेरे को कितना डिस्काउंट मिलेगा, 19 पॉइंट, बेटा 1000 भी इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे एक और वाला स्लैब था, अगर नहीं होता तो मैं नहीं बनाता। आप भी ना बना तो कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ 2000 एंड ओवर का बना लेना, 19.8 का। अगर बेटा 1000 यूनिट में करता हूँ तो मुझे 19.8 का पड़ता है। तो आपके 10,000 इंटू 19.8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10,000 आपका नहीं, जब अपना 1000 यूनिट मंगाओगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 ऑन एन एवरेज 8 रुपये का, और 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 10 ऑर्डर्स आप मंगाओगे और 100। तो बेटा मेरे पास ये टोटल आया 198,000 रुपीज़ की आपकी परचेज प्राइस हो जाएगी। 4,000 रुपये की आपकी आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट और 1,000 रुपये की आ जाएगी आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी पड़ जाएगी, 2,03,000 की। बाकी आपका क्या आया, आपका आया 2000 यूनिट्स का। 2000 यूनिट्स पे आपने क्या करा बेटा, वही 10,000 यूनिट्स आपके आएंगे मल्टीप्लाई बाय किससे, 19.6 से अब आपको मिल जाएंगे। बाकी यही आप जो है 2000 डिवाइडेड बाय 2 करूँ ताकि ऑन एन एवरेज आपको कितने आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 8, और आपके पास ये 10,000 डिवाइडेड बाय
2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितना आया 196,000, यहाँ आपके पास आया 8,000 और यहाँ आपके पास आया 500। तो सर यहाँ पे कितना आ गया 2,04,500। आप लोग कहोगे सर ये तो यार क्या आपने बता दिया, ये चीज़ तो 1000 यूनिट पे सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पड़ रही है, मुझे तो EOQ से भी ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ पे सवाल में आपको बताने का मकसद ये था कि EOQ यहाँ पे अप्लाई करके आंसर देना ही रॉन्ग था, क्योंकि सबसे पहले याद रखो EOQ की कुछ अजम्पशंस होती हैं। क्या अजम्पशंस होती हैं? अजम्पशंस होती है कि परचेज प्राइस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। मगर यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपकी परचेज प्राइसेस चेंज हो रही थी। ये आपको मैं इसलिए ट्रिक कर रहा था कि यार मैं 10,000 1,000 यूनिट वाला नहीं बनाता। या के बाद 3 प्राइजेस अलग हैं, यहाँ पे डिस्काउंट्स आ गए, परचेज प्राइस आपकी कांस्टेंट नहीं रही, तो आपकी जो अजम्पशन थी वो वाली रही नहीं, तो इसलिए आपका EOQ का जवाब ये नहीं था। बस हमेशा याद रखना जहाँ भी आपकी EOQ की अजम्पशन नहीं मीट हो रही हो वहाँ पे आपको ये डिसीजन मेकिंग का सवाल जाता है। इस तरह आपको सारे के सारे ऑप्शंस को देखना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज़ दिमाग में आ गई हो कि ये मैंने सवाल क्यों बनाया था। आपको अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।